हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ, वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं। आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियर मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, तो के डी दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और वी कैन से दैट इज स्प्रेड फैक्टर, बेल्ट फैक्टर और ब्रेथ फैक्टर। के डी इक्वल टू होता है दैट इज इंड्यूस ईएमएफ फॉर द distributed winding upon the induced EMF for concentrated winding, that is equal to sin m beta by 2 upon m sin beta by 2. m is a slot per pole per phase. m क्या होता है? slot per pole per phase, और बीटा क्या होता है? that is slot span या slot angle. ठीक है, इसको भी हम डिराइव करके निकालते हैं, वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पर कॉइल अपन अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पर कॉइल करके डिराइव करके हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू ये आती है। जो हमने एग्जांपल देखा था उस एग्जांपल में अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की वैल्यू देखी थी हमने m इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा दैट इज साइन 60/2 अपॉन साइन 60/2, तो के डी की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 1। मतलब कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए के डी की वैल्यू होती है 1। वहीं अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात करें दैट इज m इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो के डी इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन 3 इंटू 60/2 अपॉन 3 साइन 60/2। सुलभ इसका डेरिवेशन है, बट मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, डेरिवेशन आता है, क्या होता है? के डी इक्वल टू वैक्टर सम ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पर कॉइल करते हैं, अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पर कॉइल। जब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा के डी निकल के आता है। ठीक है, ओ तभी मैं बोला कुछ गलत आ रहा है। बीटा इक्वल टू 20 डिग्री आया था हमारा एग्जाम्पल में, 20 डिग्री आया था। ठीक है, तभी मैं बोला के डी की वैल्यू इतनी कम क्यों आ रही है 1 से, 0.9 समथिंग आनी चाहिए। (0.959) अफजल पहली स्लाइड है। एग्जाम्पल दिव्या, एग्जाम्पल, अरे ये एग्जाम्पल है, ये देखो ये लिखा है। अभी अपन ने जो एग्जाम्पल किया था ना, एग्जाम्पल से वैल्यूज उठाई हैं मैंने। फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होगा ये तो एग्जाम्पल से मैंने वैल्यूज उठाई, जो अपन ने एग्जाम्पल लिखा था वही। Noted? क्लियर है? नोटेड? आगे बढ़े। नाउ
अगर हम बात करें हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दैट इज KDN इक्वल टू होता है साइन एन एम बीटा बाय 2 अपॉन एम साइन एन बीटा बाय 2। मतलब मान लीजिए थर्ड हार्मोनिक्स, तो थर्ड हार्मोनिक्स के लिए एन की वैल्यू 3 रख देंगे। फिफ्थ हार्मोनिक्स, फिफ्थ के लिए एन की वैल्यू 5 रख देंगे। जैसे हमने वहां देखा था ना केपीएन हार्मोनिक पिच फैक्टर, दैट इज केपीएन दैट इज इक्वल टू कॉस एन अल्फा बाय 2, वैसे यहाँ केडीएन हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब अलग अलग हार्मोनिक्स के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा। तो थर्ड के लिए हो जाएगा साइन 3 एम बीटा बाय 2 अपॉन एम साइन 3 बीटा बाय 2। फिफ्थ के लिए हो जाएगा एन इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। देखो आप क्लियर हुई क्या आवाज? हाँ हार्मोनिक्स आ रहा है आवाज में। रुको अभी यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या फिर पिच फैक्टर लगाता हूँ रिड्यूस करने के लिए। चलो चलो ठीक ना। अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर dash dash and dash dash winding is equal to (4.44 FIM into N). देखिए फॉर कंसंट्रेटेड एंड फुल पिच वाइंडिंग, अगर हम कंसंट्रेटेड की बात करें तो हमें पता है KD इक्वल टू 1 और फुल पिच मतलब KP इक्वल टू 1। नाउ इंड्यूस ईएमएफ फॉर concentrated मतलब KD इक्वल टू 1 एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग मतलब KP इज लेस देन 1, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज KP इज नॉट इक्वल टू 1, सो दैट इज इक्वल टू इनटू हो जाएगा इसमें KP की वैल्यू 1। देखो यहां पे KD और KP 1 है, तो यहां पे KD और KP की 1 में है तो हमने वो पुट ही नहीं किया। KD की वैल्यू 1 है बट KP की वैल्यू 1 नहीं होती है किसमें, शॉर्ट पिच कॉइल में, तो क्या मल्टीप्लाई कर दिया KP। अगर हम बात करें फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब KD इज नॉट इक्वल टू 1 एंड फुल पिच मतलब KP की वैल्यू 1, तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज KD। और अगर हम कहें दैट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब KD इज नॉट इक्वल टू 1 एंड शॉर्ट पिच मतलब KP की वैल्यू 1 के बराबर नहीं, तो यहां दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे KD और KP। KD और KP जो होता है उसे मिला के कहा जाता है वाइंडिंग फैक्टर, KW इक्वल टू वाइंडिंग फैक्टर
दैट इज इक्वल टू के डी इंटू के पी। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 4.44 एफ एन इंटू के डब्ल्यू। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो 4.44 एफ आई एम एन इंटू के डब्ल्यू। के डब्ल्यू इज वाइंडिंग फैक्टर, के डब्ल्यू इक्वल टू के डी इंटू के पी। अगर के डी की वैल्यू 1 कब होगी? जब आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी तो कुछ ना कुछ के डी की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली अगर फुल पिच होगा तो केपी की वैल्यू 1, नहीं तो कुछ ना कुछ केपी की वैल्यू होगी। याद है जब हमने इंडक्शन स्टार्ट किया था तो जो इंड्यूस ईएमएफ था वहां मैंने लिखवाया था कि इंड्यूस ईएमएफ इन इंडक्शन वाइंडिंग, क्योंकि देखो इंडक्शन का जो स्टेटर की वाइंडिंग है और जो सिंक्रोनस का स्टेटर की वाइंडिंग है वो सेम है, वहां पे भी वैसे इंड्यूस ईएमएफ, यहाँ पे भी ऐसे इंड्यूस ईएमएफ, डिपेंडिंग अपॉन द वाइंडिंग की वाइंडिंग आप कैसी करते हो तो उसकी वैल्यू आती है 4.44 एफ आई एम एन के डब्ल्यू। तो वहां पे भी मैं बताया था ये आती है, और मैंने बताया था के डब्ल्यू इक्वल टू के डी इक्वल टू के पी, और ये मैं बताऊंगा कहाँ जाके, सिंक्रोनस में। तो ये रहा अपना सिंक्रोनस का। चलिए नोटेड। एक होता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग जहां पे हायर हार्मोनिक्स, यहां पे कोई भी हार्मोनिक्स में रिडक्शन नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करके हम हार्मोनिक्स में रिडक्शन ले आते हैं। लोअर हार्मोनिक्स, लोअर हार्मोनिक्स मतलब वो हमने पढ़ा ना हार्मोनिक डिस्टॉर्शन फैक्टर, उसमें एन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख के हम कोई पर्टिकुलर हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो लोअर हार्मोनिक्स दैट मींस इंड्यूस ईएमएफ वेव फॉर्म क्लोजर टू साइनोसोडियल। सेकेंड पॉइंट, higher induced EMF lower induced EMF। जब हम KD की वैल्यू यूज करते हैं, जैसे अभी हमने देखा KD की वैल्यू कितनी आई 0.959, जो एग्जांपल से हमने देखा, मतलब अगर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 100 वोल्ट आ रही है तो 100 इंटू 0.959 मतलब थोड़ा सा इंड्यूस ईएमएफ को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। स्मॉल रिडक्शन, याद रखना है स्मॉल रिडक्शन।
बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा रिडक्शन। थर्ड पॉइंट, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब मान लीजिए कि एक आपके पास रोटर है, उसमें आपको 10 कंडक्टर रखने हैं। अगर हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज करते हैं तो एक ही जगह हमें 10 को इस तरीके से, ये एक जगह 10 है, डिस्ट्रीब्यूटेड में वही 10 क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 मान लेते हैं कि भाई इसमें क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड में एक ही स्लॉट में 9 कंडक्टर रखाएंगे और दूसरे वाले में वही 9 कंडक्टर को रखने के लिए 3 3 3 तीन स्लॉट रहेंगे, 3 3 3। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। अगर वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और रोटेटिंग पार्ट में अगर वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जब वो रोटेट करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ पूरी, आपका जो मास है, जो वेट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो मास अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इसका मतलब वो हायर स्पीड पे रोटेट कर सकता है, इसे हम लोअर स्पीड पे रोटेट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कांट ऑपरेट एट हायर स्पीड। यहां लिख सकते हैं इट कैन बी यूज फॉर एट हायर स्पीड। क्लियर एंड नोटेड। हाँ सुमन, बोल सकते हो। बिल्कुल। रोटर, ये यहां तो हम स्टेटर की बात कर रहे हैं ना। अगर आप रोटर में भी बात करोगे तो जो सैलिएंट पोल होता है उसमें कंसंट्रेटेड यूज होती है और जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड यूज होती है। हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं स्टेटर की। नोटेड। चलो भाई क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। Two magnetic poles revolve around a stationary armature carrying two conductors C1 C1 dash C2 C2 dash as shown in the figure. Consider the instant when the poles are in the position as shown. Identify the correct statement regarding the polarity of the induced EMF at this instant in coil C1 and C2. ध्यान से सुनिए बात। वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक आर्मेचर कंडक्टर है जिसमें ये आपके कंडक्टर्स हैं, दैट इज C1 C1 डैश
C2 डैश, ये कंडक्टर है जो कि स्टेशनरी है, मूव क्या कर रहा है, दैट इज N और S, नॉर्थ और साउथ, मतलब मैग्नेटिक डायपोल्स मूव कर रहे हैं, मतलब यहां पे नॉर्थ और साउथ पोल मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वो पूछ रहे हैं कि भाई इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा एट दिस इंस्टेंट, मतलब यहां नॉर्थ यहां साउथ हो तो इस इंस्टेंट पे इन सब में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम कहते हैं भाई इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन की बात आती है, तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन की क्या यूज करते हैं हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है FBI, ठीक है। इसका मतलब ये कि मान लो ये जो कंडक्टर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना हो तो हम करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। देखो FBI, आई कहां होगा, बाहर की तरफ, मतलब डॉट। मगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में थोड़ी एक बात को आपको ध्यान रखना होगा। क्या बात को ध्यान रखना होगा कि जब मैं कहता हूं कि भाई FBI इंड्यूस ईएमएफ के लिए ही निकालते हैं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए, तो जब मैं कहता हूं ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये करंट आई है, तो ठीक है ये तो करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मगर जब फोर्स की बात आती है तो ये फोर्स किस पे लगता है, ये फोर्स लगता है कंडक्टर पे, मतलब आपका कंडक्टर रोटेटिंग होता है। जिस कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको हम मानते हैं कि वो मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हम बात करते हैं, ये बात करते हैं कि ये जो कंडक्टर है ये रोटेटिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं इस कंडक्टर में फोर्स ऑन कंडक्टर दैट इज कंडक्टर इज रोटेटिंग। मगर यहां देखो इनने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, इनने क्या कहा कि नॉर्थ और साउथ पोल आपके रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल आपके रोटेट कर रहे हैं और ये जो कंडक्टर है ये स्टेशनरी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है और नॉर्थ पोल के हिसाब से अगर नॉर्थ पोल नीचे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब अगर हम उसको एज्यूम करें कि भाई नॉर्थ साउथ पोल आपका रोटेट नहीं, जैसे अगर मान लो ये हम बोल रहे हैं कि भाई ये स्टेशनरी और नॉर्थ साउथ पोल रोटेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्थ साउथ पोल यही है, ये जो कंडक्टर है ये रोटेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो बात तो एक ही है भाई, अगर मैं कहूं कि ये कंडक्टर है, ये आपका स्टेशनरी है और नॉर्थ साउथ पोल रोटेट कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि नॉर्थ साउथ पोल इधर रोटेट कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसा कहूं कि नॉर्थ साउथ पोल यही है, कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि फोर्स हो गया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स हो गया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर इसके हिसाब से हम FBI लगाएं तो हमें देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, यहां है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी, दैट इज B। ठीक है, FBI C1 में क्या हो गया, डॉट। अगर यहां निकालोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज FBI मतलब यहां हो गया दैट इज क्रॉस, तो C1 हो गया डॉट, C1 डैश हो गया क्रॉस। तो C1 और C2 पूछे गए, C1 डॉट मतलब अब इन दोनों में से कोई एक सही है, या तो A सही है या फिर C सही है, या तो A सही है या C सही है। C1 डॉट है ना, C1 डॉट एक ही है क्या, यहां तो आंसर यही सही हो गया, C1 डॉट। दूसरी बात, नो इंड्यूस ईएमएफ इन C2। ये जो C2 है ये क्वाड्रेचर में है, जो भी क्वाड्रेचर में कंडक्टर होता है उसमें कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। अगर आपका 90 डिग्री हो गया तो यहां पे कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, दैट इज C2 और C2 डैश में। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सागर, ठीक है सागनिक, ठीक है शिवम।
क्लियर एंड नोटेड? बाहर आएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार और बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब हम कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो हम कहते हैं FBI, FBI। तो ये जो F होता है, ये फोर्स लगता है कंडक्टर में, मतलब हम ये एज्यूम करते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, बट जो फोर्स लग रहा है वो कंडक्टर, मतलब कंडक्टर मूव कर रहा है। बट यहां पे उल्टा हो गया, यहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो कंडक्टर तो यही है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई कंडक्टर यही है और मैग्नेटिक फील्ड यहां रोटेट कर रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या फिर मैं इसको उल्टा बोलूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यही है, जो रिलेटिव मोशन देखो ना आप, रिलेटिव मोशन देखो, रिलेटिव मोशन देखो कि रिलेटिव मोशन देखो कि भाई नॉर्थ साउथ यहीं पे है, कंडक्टर यहीं है, नॉर्थ साउथ इधर रोटेट कर रहा है ऐसे। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, या फिर मैं इसको स्टेशनरी बोल दूं, वो कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मतलब बात एक ही होगी, बात एक ही होगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि नॉर्थ साउथ रोटेट कर रहा है, कंडक्टर इधर ही है, तो नॉर्थ साउथ रोटेट कर रहा है, इसका मतलब या तो मैं कह दूं कि मैं नॉर्थ साउथ यही है, बट कंडक्टर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो क्योंकि मेरे को पता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे मैं फोर्स लगाता हूं कंडक्टर पे, तो मेरे को रिलेटिव मोशन देखना है कि वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन दे रहा है। तो वो दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अगर पोल नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पोल का अगर मैं स्टेशनरी मानूं तो कंडक्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, बस। तो फोर्स हो गया यहां ऊपर, यहां हो गया नीचे। अब यहां पे मैं FBI लगा सकता हूं, FBI लगाया तो यहां पे आ गया दैट इज डॉट, यहां आ गया डॉट, तो C1 डॉट हो गया। और जो C2 डैश है वो जस्ट 90 डिग्री पे होते हैं, मतलब एक प्रकार से क्वाड्रेचर एक्सिस में, क्वाड्रेचर एक्सिस में कोई भी इंड्यूस्ड EMF नहीं होता। जो भी कॉइल, अगर आपका कंडक्टर या कॉइल 90 डिग्री ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां कोई इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा। सेम एज आपको याद होगा, अपन ने पढ़ा था कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है, 3 पोजीशन होती है। पहली पोजीशन बिफोर कम्यूटेशन, ड्यूरिंग कम्यूटेशन, आफ्टर कम्यूटेशन। बिफोर कम्यूटेशन के बाद जब वो ड्यूरिंग कम्यूटेशन पहुंचता है, तो वहां पे भी इंड्यूस्ड EMF 0 हो जाता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्वाड्रेचर में, वहां पे कोई भी इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A hydraulic turbine having rated speed of 250 rpm is connected to a synchronous generator in order to produce a power of 50 hertz. The number of poles required कितना 24 आएगा क्या? हाँ जी धर्मेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी होता है, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं क्वेश्चन आया कि नहीं, उस पर बता दूंगा मैं। असल में कुछ नहीं होता यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में, कुछ नहीं होता। जब यूनिफॉर्म, हम कहते हैं ना कि वाइंडिंग एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, बीटा की वैल्यू हो जाती है बहुत स्मॉल। बीटा की वैल्यू स्मॉल होने के कारण साइन बीटा अपॉन 2 जो अपन नीचे डिनोमिनेटर में लेते हैं, और दैट इज इक्वल, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू बीटा बाय 2 हो जाता है। तो फॉर्मूला हो जाता है साइन एम बीटा बाय 2 अपॉन एम साइन बीटा बाय एम बीटा बाय 2, और कुछ नहीं है, लिखवा देंगे। हाँ जी दिव्या, आप चाहते हो दिव्या ऐसा क्वेश्चन आए गेट में, इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा क्वेश्चन आए? फिर तो इस क्वेश्चन का वो भी आंसर दे देगा जब अभी पढ़ भी नहीं रहा होगा, बढ़िया मूवी वूवी देख रहा होगा। चलो चलिए, नोटेड, सिंपल है।
कितना बड़ा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं जनरल आपको बता देता हूं, बहुत बड़ी कहानी लिखी है उनने, उतनी कहानी अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखो यहां पे दिया है कि एक स्टेटर है, एक स्टेटर है और एक रोटर है। क्या है? एक स्टेटर है और एक रोटर है। स्टेटर और रोटर में जो हमारा ए बी सी डी ए दो पॉइंट है, क्या है? एक तो है कैपिटल ए बी सी और सी डी ए, ये दो पोल फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? दो पोल फॉर्म कर रहे हैं। मतलब कौन सा? दैट इज ये देखिए, ये देखिए, एक तो ए बी सी और दूसरा कर रहा है ए डी सी। ये दो पोल फॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई ये दो पोल फॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम रोटर की बात करें तो रोटर में भी उन्होंने यही कहा, एक कर रहा है स्मॉल ए बी सी, एक पोल फॉर्म कर रहा है, और दूसरा ए डी सी एक पोल फॉर्म कर रहा है। ए बी सी और एडीसी, कैपिटल एडीसी एक पोल फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली ए बी सी, स्मॉल ए बी सी और स्मॉल एडीसी एक पोल फॉर्म कर रहा है। उन्हें पूछा द फॉलोइंग टेबल गिव्स 4 सेट ऑफ स्टेटमेंट एज रिगार्ड्स टू द पोल एंड टॉर्क, सेलेक्ट द करेक्ट सेट करस्पॉन्डिंग टू द एमएफ एक्सिस एज शोन इन द फिगर। स्टेटर सरफेस एबीसी फॉर्म्स, स्टेटर सरफेस सीडीए फॉर्म, रोटर सरफेस एबीसी फॉर्म, रोटर सरफेस सीडीए फॉर्म। वो पूछ रहे हैं कौन सा सरफेस कौन सा पोल जनरेट कर रहा है, कौन सा पोल जनरेट कर रहा है, मतलब कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। अब देखो यहां पे एक चीज देखो आप, जब हम बात कर रहे हैं स्टेटर की, स्टेटर मतलब ये दोनों स्टेटर हैं, ये दोनों क्या है? स्टेटर। ठीक है, स्टेटर में हमें पता है कि जब हम बोलते हैं कि भाई पोल फॉर्मेशन की बात करते हैं हम, स्टेटर, ये स्टेटर है। जब हम कहते हैं कि भाई इसमें जब हम फ्लक्स ट्रेवल करने की बात करते हैं कि एक जगह नॉर्थ हो गया, एक जगह साउथ हो गया, एक जगह नॉर्थ हो गया स्टेटर का, एक जगह हो गया साउथ ऑफ स्टेटर, तो हम बोलते हैं जो फ्लक्स है वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ऐसे ही फ्लक्स ट्रेवल करता है। जब हम स्टेटर की बात करते हैं तो नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ऐसा ही होता है। यहां देखो जब हम स्टेटर की बात कर रहे हैं, मतलब कैपिटल ए बी सी डी ए की बात कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जो स्टेटर एमएफ एक्सिस है, देखो स्टेटर एमएफ एक्सिस कहां आ रही है? स्टेटर एमएफ एक्सिस, ये देखो ये आ रही है स्टेटर एमएफ। तो हम स्टेटर एमएफ की एक्सिस बात करें, अगर स्टेटर एमएफ एक्सिस ये है, मतलब जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो ये बता रहे हैं। अगर फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स कैसे ट्रेवल करता है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। मतलब एबीसी, अगर हम कैपिटल एबीसी की बात करें तो ये हो जाएगा नॉर्थ, और कैपिटल एडीसी हो जाएगा दैट इज साउथ। ठीक है, जब हम बात करते हैं रोटर की, रोटर जब हम बात करते हैं रोटर की, ये देखो ये है रोटर। जब रोटर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं यहां पे भी एक नॉर्थ और एक साउथ जनरेट होता है। तो नॉर्थ ट्रेवल करता है कुछ इस तरीके से फ्लक्स, देखो नॉर्थ
फिर यहां आता है, दैट इज नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ऐसे ही फ्लक्स ट्रेवल करता है। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पे फ्लक्स का डायरेक्शन है रोटर के, तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। और ये देखो ये दिया है रोटर एमएफ एक्सिस, अगर ये रोटर एमएफ एक्सिस है मतलब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, मतलब एडीसी हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। अब देख लेते हैं भाई, कैपिटल एबीसी नॉर्थ, सीडीए साउथ, रोटर एबीसी साउथ, नहीं ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सागनी, ठीक है। बात समझ में आ गई। और दूसरी बात, अगर हम यहां पे टॉर्क जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मोटर की केस की बात कर रहे हैं तो रोटर एमएफ हमेशा स्टेटर एमएफ को एक्सिस को लैग करता है बाय सम एंगल, दैट इज अल्फा एंगल। अल्फा एंगल होना जरूरी है तभी टॉर्क जनरेशन होता है। तो स्टेटर आगे की तरफ जा रहा है, रोटर पीछा कर रहा है, तो दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटर रोटेट करेगा। सिंपल सी बात है, उनने बोला कि भाई एक स्टेटर है एक रोटर है, स्टेटर रोटर में दो दो पोल जनरेट हो रहे हैं, जिसमें कि एक पार्ट एक पोल बता रहा है और एक पार्ट एक पोल बता रहा है। जो एबीसी पार्ट है वो एक पोल जनरेट कर रहा है और सीडीए जो है वो दूसरा पोल जनरेट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये स्टेटर एमएफ एक्सिस है, ये रोटर एमएफ एक्सिस है। आप बताइए कौन सा पार्ट में कौन सा पोल होगा। देखो लिखा है स्टेटर सरफेस एबीसी फॉर्म्स, कौन सा पोल, स्टेटर सरफेस सीडीए फॉर्म्स विच पोल, ये बता रहा है कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा। हमें पता है कि जब हम स्टेटर की बात करते हैं और फ्लक्स का डायरेक्शन ये होता है तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अगर फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा तो ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। तो अगर स्टेटर एमएफ ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। और अगर रोटर एमएफ ऐसा है तो ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। ये आप पहले भी बना चुके हो। उसी के बेसिस पे मैंने बता दिया कि कौन सा पार्ट कौन सा पोल जनरेट कर रहा है, बस उसी से मैच कर दिया हमने। हमेशा याद रखो फ्लक्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। अब भाई स्टेटर के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि स्टेटर के लिए फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, तो स्टेटर के लिए मैग्नेट क्या है, नॉर्थ और साउथ, ये मैग्नेट है, तो आउटसाइड द मैग्नेट इनसाइड द मैग्नेट। अगर मैं कह रहा हूं रोटर का मैग्नेटिक फील्ड, तो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं, तो ये नॉर्थ ये साउथ, आउटसाइड उसके लिए ये है और इनसाइड ये है। तो हमेशा फ्लक्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो अगर रोटर का फ्लक्स का डायरेक्शन ये है बोल रहे हैं, या एमएफ एक्सिस ये है, तो नॉर्थ ये होगा साउथ ये होगा। अगर मैं कह रहा हूं स्टेटर में ये एक्सिस है तो ये नॉर्थ होगा ये साउथ होगा। सिंपल वर्ड्स में बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि सुमन अगर रोटर एमएफ हमेशा अगर बात करें टॉर्क के लिए, रोटर एमएफ स्टेटर एमएफ एक्सिस को लैग करता है बाय सम एंगल। भाई एक प्रकार से गाड़ी खींचते हैं ना अपन, स्टेटर एमएफ रोटर एमएफ को घुमा रहा है, तो गाड़ी कैसे खींचते हो, पीछे वाली गाड़ी को आगे की तरफ खींचते हो। तो टॉर्क जनरेशन के लिए पीछे वाली गाड़ी को आगे खींचोगे तभी तो स्टेटर से रोटर एमएफ लैग करेगा, रोटर एमएफ लैग करता है तो रोटर को वो खींचता है। अभी आगे चल के देखना, अभी अपन जब आर्मेचर रिएक्शन के और फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वहां और दिखेंगे आपको ये। चल क्वेश्चन नंबर 11। A 4-pole 50 Hz synchronous generator has 48 slots in which a double layer winding is housed. Each coil has 10 turns and is short pitched by an angle of 36 degree electrical.
द फंडामेंटल फ्लक्स पर पोल इज 0.025 वेबर, द लाइन टू लाइन इंड्यूस ईएमएफ फॉर अ 3-फेज स्टार कनेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। चलो भाई क्या क्या गिवन है देखते जाएं। हाँ 4 पोल, P is equal to 4, F is equal to 50 hertz, has a 48 slot, number of slots is 48, in which the double layer winding is housed। double layer winding का मतलब क्या होता है? डबल लेयर वाइंडिंग मतलब इवन नंबर ऑफ कॉइल साइड्स पर स्लॉट, एक स्लॉट में इवन नंबर ऑफ कॉइल साइड्स। बट अगर बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मानना है? 2 कॉइल साइड्स पर स्लॉट। 2 कॉइल साइड्स पर स्लॉट में नंबर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू क्या हो जाता है? नंबर ऑफ स्लॉट्स। दैट इज नंबर ऑफ कॉइल भी हमें पता चल गई कितनी हो गई, दैट इज 48। चलिए और क्या दिया हुआ है? ईच कॉइल हैज 10 टर्न्स, टर्न्स पर कॉइल इक्वल टू 10। और क्या दिया है? शॉर्ट पिच बाय एंगल ऑफ 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल, अल्फा इज इक्वल टू 36 डिग्री हमें गिवन है। फंडामेंटल फ्लक्स पर पोल दैट इज 5m, 0.025 वेबर। अरे बात एक ही है शशि, कोई टेंशन मत लो, बात एक ही है। हमें निकालना है इंड्यूस लाइन वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है? लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। और फेज वोल्टेज हम निकाल चुके हैं। फेज वोल्टेज क्या होता है? दैट इज 4.44 FIM इंटू N इंटू KP इंटू KD, यही होता है। जिसमें 4.44 हमें पता है, F पता है, φm पता है, N नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, उसके लिए पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता होना चाहिए। यहां तो हमें टर्न्स पर कॉइल पता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज इक्वल टू 10 इंटू टर्न्स पर कॉइल, मतलब एक कॉइल में 10 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और टोटल कॉइल है आपकी 48, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? 480। और मैं अगर कहूं नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, कितने फेज हैं यहां पे? 3 फेज सिस्टम बोला गया है। दैट इज 480 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 160। इतना ही होगा क्या? शिवम जी डबल लेयर वाइंडिंग जाके देखो जरा, पेज पलट के देखो जरा क्या होती है डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज भी निकल गया। अब बात आती है केपी की। केपी इक्वल टू क्या होता है? केपी इक्वल टू कॉस अल्फा बाय 2 दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा दैट इज 36 डिवाइड बाय 2। कितनी वैल्यू आ रही है? दैट इज 18, ओ कॉस 18, 0.951। अब बात आती है केडी की। केडी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा एम की वैल्यू क्या है। अगर हम एम की वैल्यू देखें तो क्या होता है? स्लॉट पर पोल पर फेज दैट इज 48 स्लॉट्स पर पोल। पोल कितने हैं? 4, फेज कितने हैं? 3। ये तो ज्यादा आ रहा है एम की वैल्यू, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। तो एम की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज 4, दैट इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। प्रोसीजर देख रहे हैं आप? देखो अल्फा मेरे को दिया था तो मैंने केपी निकाल लिया, बट केडी के लिए पहले मैं चेक करूंगा एम कि एम की वैल्यू 1 के बराबर है या ज्यादा। अगर एम के बराबर आती तो डायरेक्ट मैं केडी इक्वल टू 1 रख देता, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर एम की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, तो केडी की वैल्यू 1 हो जाएगी। मगर एम की वैल्यू 1 से अगर ज्यादा आएगी, जैसे यहां आ रही है,
जैसे यहां आ रही है दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज 4, तो मुझे यहां केडी निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहां केडी निकालता हूं तो केडी के लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले केडी इक्वल टू क्या होता है, केडी इक्वल टू होता है दैट इज साइन एम बीटा बाय 2 अपॉन एम साइन बीटा बाय 2। भाई बीटा भी निकाल लेते हैं। बीटा क्या होता है, बीटा होता है 180 अपॉन स्लॉट्स पर पोल, दैट इज इक्वल टू 180 अपॉन स्लॉट्स कितने हैं 48 पर पोल, पोल कितने हैं 4। डिग्री। अब तो हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन 4 इंटू 15 डिवाइड बाय 2 अपॉन 4 साइन 15 डिवाइड बाय 2। (0.958). अब तो सिंपल है, इंड्यूस ईएमएफ पर फेज हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4.44 इंटू 50 इंटू 0.025 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज कितना आया था 160 इंटू केपी 0.951 इंटू 0.958, तो ये निकल गया इंड्यूस ईएमएफ पर फेज। थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टार या डेल्टा, ये स्टार कनेक्शन था तो पर फेज में मैंने पर फेज निकाल रहा हूं तो लाइन हो जाएगा √3 पड़े। अगर ये डेल्टा होता तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता, तो वहां कोई दिक्कत हमें नहीं होती। तो ये आ रहा है दैट इज 809.0, ठीक है 809 आ गया। तो लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ 809, दैट इज 1401। हाँ जी तुषार, बिल्कुल 1401 आ रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है रंजन, रंजन ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा एक डिजिट की गड़बड़ हो गई लग रहा है। ठीक है सागनी, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। क्लियर है सबको, प्रोसीजर समझ में आई? नहीं अक्षता, कहीं आपने उसमें गड़बड़ करी है? ठीक है अक्षता, ठीक, हाँ मेरे को लगा 14.01 आ रहा है, ठीक। प्रोसीजर क्लियर है? क्वेश्चन आए सबसे बड़ी बात तो देखो स्टार कनेक्शन है कि नहीं, क्योंकि जो हम निकालते हैं फेज वोल्टेज वो फेज वोल्टेज होता है। अगर स्टार कनेक्शन है तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। अगर डेल्टा कनेक्शन है तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज होता है 4.44 FIM N, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। यहां पे हमें नहीं दिया था तो हमने पहले नंबर ऑफ टर्न्स पर कॉइल दिया था, फिर हमें नंबर ऑफ कॉइल पता चली, हमें नंबर ऑफ कॉइल पता चली तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाले, फिर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज निकाला हमने। ठीक है, 3 फेज सिस्टम था इसलिए डिवाइड बाय 3, नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लिया। अल्फा की वैल्यू दी हुई थी तो अल्फा की वैल्यू के हेल्प से हमने केपी निकाल लिया cos अल्फा बाय 2। केडी के लिए हमने चेक किया पहले एम की वैल्यू, दैट इज स्लॉट पर पोल पर फेज, देखा एम की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया जिसमें कि बीटा इक्वल टू क्या होता है, याद रखिएगा, दैट इज 180 अपॉन स्लॉट पर पोल, दैट इज पोल पिच। क्लियर है? आगे बढ़ें, इसी का सेकंड पार्ट करें। चल इसका सेकंड पार्ट करते हैं। The line to line induced EMF for a two phase connection is approximately, अगर वो बोल रहे हैं कि टू फेज कनेक्शन है तो लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होगा। कुछ चीजें ले आऊं मैं यहां से,
क्या लेकर आए, ये ले आते हैं यहाँ से, देखो ये ले आते हैं, ये ले आते हैं, ये ले आते हैं, यहाँ तक चीज़ें तो आ सकती हैं। ये देखो इतनी चीज़ों में हो जाएगा अपना। चलिए पहले ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब टू फेज सिस्टम की बात करते हैं, टू फेज सिस्टम में मान लीजिए दो पर्टिकुलर कॉइलों में वोल्टेज इंड्यूस होता है। जैसे जब हम कहते हैं ना कि थ्री फेज सिस्टम, तो थ्री फेज सिस्टम में ध्यान से सुनिएगा, थ्री फेज सिस्टम में तीनों वोल्टेज में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। बट टू फेज सिस्टम जो होता है उसमें दो फेजेस के बीच में 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब मान लो कि अगर एक फेज वोल्टेज यहां आ रहा है, फेज वोल्टेज EP इक्वल टू E एंड EP इक्वल टू E, तो उनमें जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर दो पर्टिकुलर फेज वोल्टेज में 90 का फेज डिस्प्लेसमेंट है तो हम बोलेंगे दैट इज, अगर हमें निकालना है इसका लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज लाइन वोल्टेज इक्वल टू रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन E1 एंड E2। तो ये हो जाएगा दैट इज EL इक्वल टू, यहाँ तो सब वैल्यू सेम है, दोनों में 90 का फेज डिस्प्लेसमेंट है, 90 तो ये हो जाएगा 0, ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा दैट इज √2 इंटू E और इक्वल टू √2 इंटू E फेज। तो याद रखिएगा अगर टू फेज सिस्टम है तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज। थ्री फेज सिस्टम होता है तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज। ठीक है, अब बात आती है फेज वोल्टेज की। फेज वोल्टेज इक्वल टू 4.44 FIM इंटू N, दैट इज N भी चेंज हो जाएगा, क्यों? N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, यहां तो फेज 3 से 2 हो गया, तो यहां हो जाएगा दैट इज, अगर हम बात करें N की, तो N हो जाएगा दैट इज 480 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 140 इंटू KP इंटू KD। KP में कोई चेंज नहीं आएगा, KP तो वही रहेगा cos अल्फा बाय 2, क्योंकि शॉर्ट पिचिंग तो हम उससे से ही कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू 36 डिग्री है तो KP की वैल्यू तो वही रहेगी, कितनी आई थी 0.951, यही आई थी क्या 951, बहुत सही 951 ही आई थी। अब बात करते हैं हम KD की। KD के लिए हम पहले M चेक कर लें, दैट इज स्लॉट पर पोल पर फेज, अभी भी ज्यादा ही आ रहा है 48/8, मतलब M इज ग्रेटर देन 1, मतलब अभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ही है। ठीक है, कितना आ रहा है M इजिकल टू 6। ठीक है, तो KD निकाल लेते हैं, KD इक्वल टू साइन M बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, बीटा में कोई चेंज होगा क्या, स्लॉट पर पोल सब कुछ सेम है, 15 डिग्री रहेगा, 15 डिवाइड बाई 2 अपॉन 6 साइन 15 डिवाइड बाई 2, बीटा वही रहेगा भाई, बीटा क्या होता है 180 अपॉन स्लॉट पर पोल, ना स्लॉट चेंज हुए ना पर पोल चेंज हुए, तो बीटा की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, KD की वैल्यू बट चेंज हो जाएगी, .902 0.9028 मतलब 0.903। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, .667.25 वोल्ट, लाइन वोल्टेज हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ E 943, गलत आ रहा है ये तो, कुछ गलती करी, रुको, 4.44 इंटू 50 इंटू 0.025 इंटू नंबर ऑफ 480 डिवाइड बाई 2 है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, दो ही फेज है, ठीक है, इंटू KP 0.951 इंटू
देखो गलत आ रहा था, 0.903, दैट इज 1143 आ रहा है, 1143.85 वोल्ट इंटू √2, 1617 सी। अच्छा 240 है, ठीक 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 है, मैंने क्या करा, ठीक। अरे यार कुछ और भी गड़बड़ आ रही है, 1143 आना चाहिए आंसर, 1617 क्यों आ रहा है, कितना कितना कैलकुलेशन मिस्टेक। अच्छा ठीक है, हाँ आप सही आ रहा है, ठीक है। 1143 इज द फेज वोल्टेज, ये नहीं, उनने तो पूछा लाइन टू लाइन वोल्टेज, दैट इज 1617, ठीक है, अब सही है। अरे गोविंदा, इसलिए यहां तो इसलिए पता चल गया ना कि ऑप्शन ही नहीं था ना मेरे आंसर का। ठीक है शिवम, ठीक है, मैंने करेक्ट कर लिया, 240। क्लियर है सबको? क्लियर है, नोटेड। हाँ सही है दिव्या, सही है सही है। असल में जो टू फेज सिस्टम होता है उसमें 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिया जाता है, बेसिकली इसकी एप्लीकेशन तो अब खत्म हो गई है, पहले यूज किया जाता था टू फेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में यूज किया जाता था और कुछ एप्लीकेशंस थी, अब इसकी यूजेस नहीं है जब। होता ही है टू फेज सिस्टम में 90 का फेज डिस्प्लेसमेंट होता ही है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन ऐसा था, अब तो यूजेस नहीं है। उन्हें कहा कि भाई टू फेज की तरह अगर हम यूज करते हैं, टू फेज सिस्टम में दोनों वोल्टेज के बीच में 90 का फेज डिस्प्लेसमेंट रहता है। चल नोटेड। इसी का क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड पार्ट, क्या कह रहा है थर्ड पार्ट, द फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द फेज ईएमएफ फॉर अ 3 फेज स्टार कनेक्शन इज। ये पूछ रहे हैं फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द फेज वोल्टेज, मतलब ये पूछ रहे हैं जैसे फंडामेंटल के लिए E इज इक्वल टू 4.44 FIM N इंटू के पी के डी होता है, तो वैसे ही अगर हम फिफ्थ हार्मोनिक्स की बात करें तो 4.44 F5M N के पी एन के डी एन होगा। तो पूछ रहे हैं इसके लिए इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, हमें पता है जो KPN होता है, KPN दैट इज इक्वल टू होता है कॉस एन अल्फा बाय 2, अल्फा इक्वल टू कितना है 36 डिग्री, और फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए n की वैल्यू कितनी है 5, सो KPN इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज कॉस 5 इंटू 36 डिवाइड बाय 2। जीरो। दैट मीन्स जब आप अल्फा की वैल्यू को 36 डिग्री रखते हैं, जब अल्फा की वैल्यू को 36 डिग्री रखते हैं तो आपका फिफ्थ हार्मोनिक्स कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाता है। जैसा आपको याद होगा कि हमने रखा था, कितना आया था 60 डिग्री रखा था ना, अल्फा की वैल्यू 60 या 30 डिग्री आई थी, तो थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाता है। वैसे ही यहां पे 36 डिग्री रखोगे तो फिफ्थ हार्मोनिक्स कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाएगा।
क्लियर है? ठीक है गोविंदा, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। It is desirable to eliminate fifth harmonic voltage from the phase voltage of an alternator. The coil should be short pitched by an electrical angle of. सिंपल है। अभी हमने देखा फिफ्थ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी रखनी होगी, 36 डिग्री। सिंपल है, अगर हमें निकालना भी हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर याद नहीं भी हो तो एन अल्फा बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज पाई बाय 2, हो जाएगा दैट इज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय एन, दैट इज इक्वल टू अल्फा बाय 5, दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15। The distribution factor for a 36 slot stator with a 3-phase 8-pole winding having a 120 phase spread is. हमें पता है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें तो हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, साइन एम बीटा बाय 2 अपॉन साइन एम साइन बीटा बाय 2। बट हमें सबसे पहले निकालना होता है एम की अगर हम बात करें तो एम इक्वल टू होता है दैट इज स्लॉट पर पोल पर फेज, दैट इज इक्वल टू, अगर यहां वैल्यू रख देते हैं 36 अपॉन पोल दैट इज 8 इंटू फेज दैट इज कितना है भाई, फेज 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में। जब आपका स्लॉट पर पोल पर फेज की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। व्हेन एम की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। तो एम की जो वैल्यू आएगी उसका जो भी फ्रैक्शन आएगा दैट इज एस के अपॉन पी के, इसको हम कहते हैं एस के अपॉन पी के। क्या कहते हैं, एस के अपॉन पी के। तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसका फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज साइन जाय बाय 2 अपॉन एस के साइन जाय बाय 2 एस के। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। केडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन जाय बाय 2 अपॉन एस के साइन जाय बाय 2 एस के। Xi is what? Spread factor, that is phase spread. अगर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो फेज स्प्रेड हमें दिया है दैट इज 120 डिग्री, एसके की वैल्यू हो गई दैट इज 3। अब निकाल सकते हैं केडी इक्वल टू हो जाएगा दैट इज साइन 120 डिवाइड बाय 2 अपॉन 3 साइन 120 अपॉन 2 इंटू 3।
एस के पी के दिव्या देखो, जब हम स्लॉट पर पोल पर फेस रखेंगे तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन में सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद देखो, फ्रैक्शन में तो ये भी आ रहा है, दैट इज 36 अपॉन कितना आ रहा है 24। 36 अपॉन 24 भी फ्रैक्शन में, मगर ये सब कैंसिल आउट होने के बाद जो आएगा दैट इज 3/2, उसको हम कहते हैं एस के और इसको हम कहते हैं पी के। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो एस के की वैल्यू ये 3 हो गई, तो एस के इजिकल टू 3, जाय इजिकल टू 1/3। ये देखो एस के इजिकल टू 3, यहां से हमें पता चलेगा एस के की वैल्यू क्या है। फिर वो एस के की वैल्यू आप यहां पे रख दोगे, जाय आपको गिवन रहेगा फेज स्प्रेड में। असल में क्या होता है, ठीक है, असल में क्या होता है, जब हम लोग मशीन बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, हम सोचते हैं कि जो हमारी वेवफॉर्म है ना वो प्योर साइनोसोडियल है, किसकी, फ्लक्स की। बट क्या होता है, वहां पे जो एयर गैप है वो यूनिफॉर्म नहीं होता ड्यू टू स्लॉट्स। स्लॉट्स में क्या होता है, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स आ जाते हैं, तो उसके कारण आता है स्लॉट हार्मोनिक्स। क्या आते हैं, स्लॉट हार्मोनिक्स आते हैं। स्लॉट हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग यूज करते हैं। उसके और भी मेथड्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग होता है, एयर गैप को बढ़ा देने से होता है, स्लॉट के डेप्थ को कम कर देने से होता है, स्क्विंग ऑफ रोटर से। तो इन सारे मेथड होते हैं स्लॉट हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग भी एक तरीका होता है स्लॉट हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए। तो फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, जो स्लॉट पर पोल पर फेज है उसकी वैल्यू इंटीजर ना रख के फ्रैक्शन रखते हैं हम। तो ये उसका एग्जांपल है। नोटेड। एक और चीज होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। यूनिफॉर्मली असल में होता क्या है, के डी इक्वल टू हमें पता है साइन एम बीटा बाय 2 अपॉन एम साइन बीटा बाय 2 होता है, ठीक। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करते हैं मतलब बहुत सारे स्लॉट्स होंगे। जैसे अगर मान लो हम कहते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में स्लॉट पर पोल पर फेस कम है, मतलब एक ही स्लॉट है या 3 स्लॉट है एक फेस के अंदर में, या एक पोल पे 3 ही स्लॉट्स आ रहे हैं। बट जब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात करते हैं तो वहां पे स्लॉट्स बढ़ जाते हैं। और जब मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, मतलब स्लॉट्स इतने ज्यादा होते हैं कि जो स्लॉट एंगल होता है ना वो कम हो जाता है, दैट इज बीटा इज स्मॉल। अगर बीटा स्मॉल का मतलब जब बीटा की वैल्यू लेस देन 15 डिग्री होती है। तो जब बीटा की वैल्यू स्मॉल होती है तो हमें पता है साइन बीटा अपॉन 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा बाय 2। भाई साइन का जब एंगल कम होता है, जब साइन का एंगल कम होता है, मान लो साइन, आप बात करो कोई भी एंगल कम, मतलब π/6 ले लो, π/6 से भी कम वैसे तो, ठीक है, π/6 से भी कम। तो जब आपका 15 डिग्री से कम होता है, जब थीटा की वैल्यू 15 डिग्री, मतलब ये तो 7.5 कुछ पहुंच जाएगा, मतलब ये 7.5 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। मतलब जब थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अब बोलेंगे सर साइन 15 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री तो होता नहीं है, आप तो गलत बता रहे हैं। तो रेडियंस में चेक करना, रेडियंस में सेम हो जाता है, ठीक है। तो रेडियंस में चेक करोगे तो सेम आ जाएगा। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बीटा बाय 2 अपॉन, ये अप्रोक्सीमेशन ले लिया तो ये हो जाएगा दैट इज एम बीटा बाय 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये हो जाएगा दैट इज साइन जाय बाय 2 अपॉन जाय बाय 2 फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए। डिनोमिनेटर है सुलभ, वो फ्रैक्शन का और कुछ नहीं, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बस। अरे तुम लोग फ्रैक्शन में इतना कंफ्यूज होते हो,
m इक्वल टू जो वैल्यू आएगी, मान लो कुछ भी वैल्यू आई, स्लॉट पर फेज में फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज x एस के अपॉन एक्स पी के। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और कितना सिंपल मैथ्स में बताऊं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी उसमें ये एस के कहलाता है, ये पी के कहलाता है, इसका कुछ नाम नहीं होता। इसको नोट डाउन करो, 1 मिनट होल्ड करो। चलिए, क्लियर है, नोटेड। तो कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूछा जाता है तो फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज साइन एम बीटा बाय 2 अपन एम बीटा बाय 2, या साइन जाय बाय 2 अपन जाय अपन 2। जाय इज व्हाट, फेज स्प्रेड, दैट इज एम बीटा। कुछ और भी है क्या काम का? चलो चलो ब्रेक ले लेते हैं। दिव्या याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ भी सकते हैं। देखो अगर गोविंदा, अगर देखो 15 डिग्री तो मैंने आपको अप्रोक्सीमेट बताया। क्वेश्चन में अगर बीटा इज लेस देन 15 डिग्री दिया हुआ है तो देखो अपने आप वो वैल्यू तो वही आ जाएगी। बट अगर 15 डिग्री से ज़्यादा भी दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एम बीटा बाय 2 ले लेना, ठीक है। अगर उनने स्पेसिफाई कर दिया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर तो कोई बात ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं अपन को, ठीक है। ठीक है, चाहे फिर 15 डिग्री से कम हो बीटा या ज़्यादा हो, उन्हें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोल दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। और अगर कुछ नहीं बोलते हैं और 15 डिग्री से अपने आप कम होता है तो फिर अपने आप वैल्यू भी वही सही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, चाहे आप वो एम बीटा लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। चलो ब्रेक लेते हैं अपन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आके अपन लोग पढ़ेंगे दैट इज आर्मेचर रिएक्शन इन, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस। हमने देखा ना आर्मेचर रिएक्शन डीसी, मगर यहां पे आर्मेचर रिएक्शन वैसा नहीं होगा जैसा डीसी में था, यहां डिफरेंट टाइप का, यहां पे इफेक्ट होगा। अरे मजाक कर रहा हूं गोविंदा, इतना नहीं करता हूं भाई, मैं इतना नहीं करता हूं, मजाक कर रहा था तो। चल करना चाहिए मगर, ठीक है, मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, इसका इम्पैक्ट थोड़े टाइम बाद समझ में आता है। मेरे साथ तो चक्कर है कि मैं इतने घंटे पढ़ा लेता हूँ तो वही मेरा मेडिटेशन हो जाता है। आप लोग पढ़ते हो ना, यही एक मेडिटेशन है बहुत बड़ा, उसको बढ़िया अच्छे मन से पढ़ोगे तो ये इससे अच्छा मेडिटेशन हो नहीं सकता पढ़ाई से अच्छा तो, ठीक है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो फिर मेडिटेशन की अलग से रिक्वायरमेंट है। चलो ठीक है, अरे मेरा तो सुबह से इतना खतरनाक शेड्यूल रहता है,
अरे बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सुमन जी, बिल्कुल। हाँ, एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ मैं, तो वही मेरा मेडिटेशन भी हो जाता है वहाँ पे। चलिए, तो मिलते हैं अपन 9:05 में। कुछ ना कुछ आप लोग की भी डेली रूटीन में आधा एक घंटे की कोई चीज़ होनी चाहिए, चाहे योगा हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे कोई एक्सरसाइज हो, दौड़ने जाते हो आप, कुछ ना कुछ आधा एक घंटे रोज रखिए, चाहे कितना ही बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, कितनी ही पढ़ाई क्यों ना चल रही हो, है ना। तो ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। आपको क्या लग रहा है आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत बिजी हैं, कल जॉब करेंगे, कल कोई अपना काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप बिजी तो हमेशा रहना है। तो उसमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना ज़रूरी है। उससे आपको एक टाइम मिलता है अपने आप के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने बॉडी के लिए, और ज़रूरी है वो। आपको काम रखता है, आपको समझाता है कि क्या करना है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा बिजी होना भी सही नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग अपना बॉडी या चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचते होंगे। 5-6 साल बाद, इसके 5-6 साल बाद इतना आपको लगने लग जाता है कि यार हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर ये मशीन नहीं होगी, अगर ये मशीन सही से नहीं चलेगी, बाकी सब चीज़ों का मतलब नहीं है। ये मशीन सही तरीके से चलते रहना चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका सब कुछ फिट है, आप अगर फिट हैं तो आप अच्छा सोचते हैं, कुछ और कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं। बट अगर आप फिट नहीं होते तो फिर आप अपने शरीर के बारे में आगे अभी तो इतना नहीं सोचते होंगे, आप आगे चल के ऐसा होता है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्या होता है, माइंड आपका काम पे और चीज़ों पे रहता है, तो फिर आप बढ़िया फोकस करके आगे ग्रो करते हैं। चलो चलो चलो, ब्रेक लेते हैं। ये क्रैश कोर्स है, अपन यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी अमित जी, जाता हूँ भाई, मैं जाता हूँ। हाँ अफजल, बिल्कुल करता हूँ मैं। चलो, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। चलिए, होना भी चाहिए आप लोग के लिए भी, अपने लिए। मैंने बताया कुछ ना कुछ एक टाइम निकालिए जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आज हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग भी जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, मैं भी कर रहा था, तो उस समय भी एक फेज़ ऐसा था कि मैं सही में तैयारी करते समय मेरे को लगता था कि यार ये टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ये नहीं, आधा घंटा 1 घंटा, ऐसा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग, मैंने बताया ना, जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम के टाइम में तो और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप मान लीजिए रनिंग करने ही जाते हैं सुबह को, ठीक है, आधा घंटा 15 मिनट ही रनिंग करने जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं तो एग्जाम के दिन भी सुबह रनिंग करने जाता था कि मेरे को अपना शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करना है। मेरे सोने का जो टाइम है वो फिक्स है, मेरा उठने का टाइम फिक्स है, मेरा वॉक करने जाने का टाइम फिक्स है, रनिंग करने का टाइम फिक्स है। तो उससे क्या होता है कि जब एग्जाम भी होता है ना, तो आप ज़्यादा घबराते नहीं हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सिस्टम के साथ चल रहे होते हैं। तो आपको, आपकी बॉडी भी ज़्यादा इधर उधर नहीं। क्या होता है एग्जाम के टाइम में, नहीं तो जब एग्जाम आता है ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, सोने उठने का सारा टाइम बिगड़ जाता है। कभी रात को जग जग के पढ़ रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई वो 6-7 फरवरी जितनी भी तारीख को एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम से के दिन भी मुझे स्टेबल रहना है। और उस पर स्टेबल रहने के लिए उससे पहले जो 1-2-3 महीने हैं, उसमें मेरे को अपना टाइम सही तरीके से सेट करना है कि मैं रात को मान लो 12 से 6 बजे सोता हूँ, बाकी टाइम पढ़ता हूँ। मैं तो खासकर, मैं तो रात को पढ़ता नहीं था, मैं रात को सोता था, दिन में पढ़ता था। ठीक है, तो वो आपको एक चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। आज से आपको उन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो और चीज़ों को भी आपको तैयार होना है कि यार उस समय का प्रेशर मुझे कैसे झेलना है, उस समय मेरे को अपने स्टेट ऑफ माइंड को कैसे रखना है। क्योंकि वो तो प्रेशर आएगा, एग्जाम में तो प्रेशर आता ही है और भयंकर आता है। तो उसके लिए तो हमें तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, अपने माइंड को। हमें खुद सोचना पड़ेगा कि उस समय हमें एक प्रेशर को कैसे कैसे कैरी करना है। ठीक है, मैं आपको कभी बताऊंगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रेशर तो बहुत खतरनाक होता था। अब तो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री और मेंस अलग हो गया। हम लोग ने जब एग्जाम दिया था तब तो एक ही साथ 3 दिन एग्जाम होते थे, बहुत खतरनाक होता था वो तो। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है।
बिल्कुल दिव्य, बिल्कुल हमें ऐसा ही बनाना है। एग्जाम को हमें हवा नहीं बनाना है। एग्जाम क्या है, हम एग्जाम को अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, हमें एग्जाम को अपने ऊपर नहीं लेना है। एग्जाम है, एग्जाम का मतलब क्या है, एग्जाम का मतलब ये है कि जो मेरे को आता है वो जाके मुझे एक्सप्रेस करना है। और उसके लिए मैं सबसे अच्छा एक्सप्रेस तब कर सकता हूं जब मैं एकदम शांत दिमाग से जाऊंगा, जब मैं नॉर्मल दिमाग से। जैसे आपको पढ़ाई ऐसी करनी है, आपको मशीन से ऐसा पढ़ना है, आपको नेटवर्क ऐसा पढ़ना है, ऐसे तरीके से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि कभी आप नॉर्मली भी बैठे हो, मैं आपसे डिस्कस करने लग जाऊँ कि चलिए बताइए कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, तो आप बताएंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग मतलब जहाँ पे एम की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, स्लॉट पर पोल पर फेज की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। उसके लिए एक फैक्टर होता है साइन एम बीटा अपॉन 2 अपॉन एम साइन बीटा अपॉन 2। तो ऐसा नॉर्मल आपको चीज़ों को याद करना है कि आपकी चीज़ें याद हो जाएं, और आपके ऐसा नहीं हो कि हर चीज़ के लिए मुझे बहुत रिवीजन करना पड़ रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ो, सिंपल तरीके से अपने मेमोरी में स्टोर करो। आपके दिमाग का जो लिमिटेशन है वो तो आप कभी टच करोगे भी नहीं। आपके जो दिमाग की जो ताकत है बहुत ज़्यादा है, हम तो उसके बारे में सोचते भी नहीं। यही हमारी गलती है कि हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। आपकी दिमाग की ताकत इतनी ज़्यादा, आप बोलते मशीन में सर इतने सारे फॉर्मूले आ गए, मैं कैसे याद करूं। नहीं भाई, ये कुछ भी नहीं है, इससे बहुत कुछ ज्यादा आप स्टोर कर सकते हो अपने दिमाग में। आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा स्टोर कर सकते हो। मगर हमने ऐसा सोच लिया कि नहीं यार बस मैं 4 फॉर्मूले याद कर सकता हूं, 4 से ज्यादा नहीं, 5 6 जैसे होने लग जाते हैं। अरे यार ये तो बर्डन बढ़ते हैं। आप बोलो मैं 1 लाख फॉर्मूले याद कर सकता हूं, तो जब 10,000 आएंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत कम है। तो ऐसा अपन को बनाना पड़ेगा अपने दिमाग को, ऐसा अपन को थिंकिंग लेकर आनी पड़ेगी अपनी। जो आज तक थिंकिंग है उसको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सब अफजल सबका इंडिविजुअल है, सबका इंडिविजुअल है कि सबको आपको इंडिविजुअल आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, मेरे हिसाब से नहीं। मुझे क्या अच्छा लगता था, मैं तो सोता था 11-12 बजे सोता था, सुबह 6 बजे उठता था। मेरा ये रूटीन होता था पढ़ने के टाइम पे भी, एग्जाम के टाइम पे भी। मैंने कभी अपना रूटीन चेंज नहीं किया, कभी अपना रूटीन चेंज नहीं किया। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं, तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज VOD, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, VOD इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, PD सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो CRT भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या PSU के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या IITs हैं, क्या क्या IIMs हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है,
PSUs उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। ठीक है, अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है। पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा। स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है। ठीक है, इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये। ठीक है, इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है। ठीक है, इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ, वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स। ठीक है, इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है। ठीक है, ठीक है, बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज VOD। ठीक है, बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं। VOD इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, PD सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है। ठीक है, तो CRT भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या PSU के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या IITs हैं, क्या क्या IIMs हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, PSUs उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। ठीक है, अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है।
पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा। स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 में ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं।